कंप्यूटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 9। कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? चैप्टर 9 करने वाले। और इसके पहले के जो 8 चैप्टर हैं उनकी क्लासेस हो चुकी हैं और साथ ही यूनिट वाइज जो क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है वो भी हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। कंप्लीट 2 यूनिट के क्वेश्चन एक क्लास में आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को एक साथ जो है 2 यूनिट पढ़ने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 9। और चैप्टर 9 कौन सा है? फैशन, डिज़ाइन और व्यापार। कौन सा चैप्टर है? फैशन, डिज़ाइन और व्यापार। तो इस चैप्टर को हम लोग अपनी क्लास में आज कवर करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ उनको समझेंगे, उसके बाद चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं उनका मतलब क्या है और साथ ही वो क्या किस बात को दर्शाते हैं, क्या है। तो पहले समझते हैं कि फैशन क्या होता है। फैशन क्या है? एक कालावधि में सर्वाधिक प्रचलन में रहने वाली वस्तु या परिधान की शैली या शैलियाँ। फैशन क्या है? एक कालावधि मतलब एक समय में रहने वाली, एक समय विशेष में सर्वाधिक प्रचलन में रहने वाली वस्तु या परिधान की शैली। एक समय विशेष में जो सर्वाधिक फैशन में वस्त्र हो या वस्तु हो वो क्या कहलाता है? वो फैशन कहलाता है। एक समय विशेष में सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहने वाली जो वस्तु होती है या वस्त्र होता है वो फैशन कहलाता है। दूसरा है शैली। शैली किसे कहते हैं? वस्तु या परिधान सामग्री की विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता। तो शैली क्या होती है? जो एक फैशन में एक कालावधि में समय विशेष में जो वस्तु या परिधान प्रचलन में है उसकी दिखावट या जो विशिष्टता है वो क्या कहलाती है? शैली कहलाती है। तो वस्तु या परिधान सामग्री की विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता, उसकी जो दिखावट है, अपीयरेंस है, साथ ही उसकी जो विशिष्टता है वो क्या है? उसकी शैली है। तो शैली क्या है? वस्तु या परिधान सामग्री की विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता है। अस्थायी फैशन क्या होता है? कम समय तक प्रचलन में रहने वाली वस्तु या परिधान की शैलियाँ। अस्थायी का मतलब होता है कि कम समय में कोई वस्तु प्रचलन में है, थोड़े समय तक वो लोगों को प्रिय है, उसके बाद लोग उसे नहीं पसंद करते हैं, तो वो होता है अस्थायी। का मतलब होता है कम समय तक फैशन में रहने वाली जो वस्तु होती है वो अस्थायी फैशन कहलाता है। अगला है पुरातन। पुरातन क्या है? विगत काल से संबंधित। पुरातन का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु या वस्त्र जो बहुत प्राचीन समय से प्रचलन में हो और उसका प्रचलन कभी बंद नहीं होता। मतलब कोई ऐसी वस्तु या वस्त्र जो बहुत समय से प्रचलन में, जैसे कि साड़ी हो गई। साड़ी क्या है? प्राचीन समय में भी साड़ी पहनती थी महिलाएं और आज भी पहनती हैं और आज भी साड़ी जो है प्रचलन में है। और इसके अलावा कुछ ऐसे वस्त्र या वस्तुएं हैं जो प्राचीन समय में भी प्रचलन में थी और लोग उसे पसंद करते थे, आज के समय भी क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो विगत काल से संबंधित मतलब बहुत टाइम से, वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से प्रचलन में है और उसका जो प्रचलन है वो समाप्त नहीं हुआ है, वो क्या है? पुरातन। अगला है कुटुअर। कुटुअर क्या होता है? फ्रांस में परिधान निर्माण की कला। कुटुअर क्या है? फ्रांस में जो वस्त्रों को बनाने की जो कला है उसको क्या कहा गया है? कुटुअर कहा गया है। फैशन चक्र क्या होता है? फैशन के तरीकों में बदलाव। फैशन चक्र का मतलब क्या होता है कि जो फैशन के तरीकों में बदलाव किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? वो फैशन चक्र कहलाता है। तो फैशन चक्र क्या है? फैशन के तरीकों में बदलाव को क्या कहा जाता है? फैशन चक्र कहा जाता है। लक्षित बाजार क्या है? व्यापारी द्वारा उत्पाद बेचने संबंधी निर्धारित बाजार। लक्षित बाजार क्या है? ऐसा बाजार जिसको व्यापारी अपना उत्पाद बेचने के लिए निर्धारित करते हैं, वो बाजार कौन सा बाजार कहलाता है? लक्षित बाजार कहलाता है। लक्षित बाजार क्या है? ऐसा बाजार जिसको कोई भी व्यापारी, कोई भी बाजार, ऐसा बाजार जिसमें क्या करता है? व्यापारी अपना जा करके उत्पाद बेचता है, तो वो बाजार कौन सा बाजार कहलाता है? लक्षित बाजार कहलाता है। क्रय उद्यम या एजेंसियां क्या हैं? वस्तु के क्रय के लिए परामर्शदात्री एजेंसियां। क्रय का मतलब होता है खरीदना। तो वस्तु के क्रय के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए आपको जो एजेंसी परामर्श प्रदान करती है वो क्या होती हैं? क्रय एजेंसियां होती हैं या क्रय उद्यम होता है जो वस्तु को खरीदने के लिए लोगों को परामर्श प्रदान करती हैं।
बाजार विभाजीकरण क्या है? एक ऐसी नीति जो बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के ऐसे समूह में बांटना जिनकी आवश्यकता तथा सामान की उपयोगिता एवं बाजार में उपलब्ध सेवाएं सर्वमान्य होती। विभाजीकरण का मतलब होता है विभाजन करना, बांटना। विभाजीकरण का मतलब क्या होता है कि विभाजन करना, बांटना। तो उपभोक्ताओं के ऐसे समूहों को बांटना, ऐसे उपभोक्ता जो एक समान विशेषता रखते हैं या एक समान उनकी आवश्यकताएं और एक समान उपयोगिता वाले बाजार में उपलब्ध है, तो उनको सर्वमान्य सेवाएं जो होती हैं वो सर्वमान्य होती हैं, तो उनको क्या करना, एक ग्रुप में बांट देना। तो एक ऐसी नीति जो बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के ऐसे समूह में बांटना जिनकी आवश्यकता तथा सामान की उपयोगिता एवं बाजार में उपलब्ध सेवाएं सर्वमान्य होती है। जैसे कि बाजार विभाजीकरण का मतलब होता है, जैसे कि दाल का मार्केट लगता है तो उसमें केवल दाल ही होती है, और जैसे कि अनाज का मार्केट लगता है तो उसमें गेहूँ लो, बाजरा लो, सारे अनाज मिलते हैं। तो ये क्या है, बाजार विभाजीकरण। जो व्यक्तियों की आवश्यकता अनाज खरीदने की है वो अनाज वाले बाजार में जाएंगे, और जिन व्यक्तियों की आवश्यकता है दाल खरीदने की है वो दाल वाले बाजार में जाएंगे। अगर दाल वाले बाजार में जाएंगे उनको वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की दाल मिल जाएंगी, हर प्रकार की दाल, और अगर अनाज वाले बाजार में जाएंगे तो उनको हर प्रकार के जो अनाज है वो मिलेंगे। तो इसी प्रकार से क्या है, बाजार का विभाजीकरण कर दिया गया। जितने भी अनाज बेचने वाले व्यक्ति, उनका उद्देश्य क्या है कि उनको अनाज बेचना होता है, और जो लोग हैं अनाज खरीदने वाले सब व्यक्ति, उनका उद्देश्य क्या है, अनाज खरीदना। तो जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो सामान्य, और साथ ही जो विक्रेता है उनका जो विक्रय मूल्य है वो सामान्य। तो उन सबको एक एक समूह में क्या कर दिया, एक एक स्थान में वर्गीकृत कर दिया। तो ये क्या है, बाजार का विभाजीकरण होता है। अगला है खुदरा संगठन। खुदरा संगठन क्या है, संगठन प्रणाली जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यापार सामग्री फुटकर फॉर्म के आकार तथा लक्षित ग्राहक के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। खुदरा का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी वस्तुएं जो है थोक में एक साथ मिल जाती हैं, तो वो होता है खुदरा संगठन। जहां पर विभिन्न प्रकार के व्यापार सामग्री फुटकर फॉर्म के आकार तथा लक्षित ग्राहक के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं, जहां पर आपको क्या मिलेगा, फुटकर में मिल जाती हैं सारी चीज़ें एक साथ। तो ये होता है खुदरा संगठन। अब समझते हैं चैप्टर की थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने शब्दावलियाँ समझी थी महत्वपूर्ण, अब आएंगे चैप्टर पर, और चैप्टर की थ्योरी में सबसे पहले समझेंगे कि फैशन क्या है। तो फैशन अभी हम लोगों ने जाना, फैशन एक शैली है जो किसी एक विशेष काल अवधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। वर्तमान में फैशन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ है। इसके अंतर्गत लाखों लोग डिज़ाइन पर निर्माण, वितरण, विपणन, विज्ञापन, प्रसार व परामर्श के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। लाखों लोग क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन के निर्माण पर क्या कर रहे हैं, जो डिज़ाइन है उसके निर्माण के लिए, और साथ ही उसके वितरण के लिए। वितरण का मतलब होता है कि बना कर जगह जगह पर पहुंचाना। विपणन, मार्केटिंग करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, और साथ ही लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। परामर्श के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में बहुत सारे जो लोग हैं वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। फैशन डिज़ाइन समझने के लिए फैशन की प्रक्रिया तथा उसके कार्य करने के ढंग को समझने की आवश्यकता है। अगर फैशन के क्षेत्र में जाना है, डिज़ाइन को समझना है, तो सबसे पहले फैशन की प्रक्रिया को समझना होगा, उसके कार्य करने का जो ढंग है उसको समझना होगा, और साथ ही आवश्यकता और फैशन के मूल सिद्धांत और फैशन से प्रभावित करने वाले कारकों के परस्पर संबंधों की कुछ संकल्पनाएँ हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तभी आप फैशन के क्षेत्र में जा कर के कार्य कर सकते हैं। तो ये समझा हम लोगों ने फैशन। अब समझते हैं फैशन का विकास क्या है। फैशन उद्योग के कार्यशैली को समझने के लिए फैशन के मूल सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। अगर फैशन का विकास करना है, फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है या फैशन को आगे बढ़ाना है, तो फैशन का जो सिद्धांत है उसका ज्ञान होना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि फैशन व्यवसाय कैसे विकसित हुआ, और फैशन का विकास करने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि जो फैशन का विकास है वो कैसे हुआ है, इसको जाना जाए। इस प्रकार फैशन का इतिहास डिज़ाइन बनाने वालों को वर्तमान और भावी फैशन संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रकार जो फैशन है वो वर्तमान डिज़ाइन बनाने वाले और साथ ही भावी फैशन संबंधी निर्णय लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मदद प्रदान करता है। प्राचीन कालीन तथा मध्यकालीन शैलियों को एक साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती। जो प्राचीन काल की शैली और जो मध्यकाल की शैली है उनको एक साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नवजागरण काल में पश्चिमी सभ्यता के फैशन परिवर्तन को बढ़ावा मिला। नए कपड़ों और उनकी उपलब्धता के कारण लोग और भी ज़्यादा नए वस्तुओं की ओर आकर्षित हुए हैं।
वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि वर्तमान समय में जो जगह है, जो लोग हैं, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो पश्चिमी सभ्यता उनको बहुत पसंद आ रही है। और उस क्षेत्र में जो लोग हैं और जो वस्तुएं हैं उनको आकर्षण दे रहे हैं और लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। तो नए कपड़ों की उपलब्धता के कारण लोग और भी ज़्यादा नए वस्तुओं की ओर आकर्षित हुए हैं, जिसके कारण जो वस्त्र हैं जिसकी ओर आकर्षित हुए हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ रहा है और लोग उसको और अधिक पसंद कर रहे हैं। तो ये है फैशन का विकास। अब समझते हैं कि फैशन का केंद्र कौन है? फ्रांस है। तो फ्रांस फैशन का केंद्र क्यों है और साथ ही कैसे बना, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में समझेंगे। तो फैशन का केंद्र कौन है? फ्रांस है। कैसे बना ये समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? जो अंतर्राष्ट्रीय फैशन है उसमें जो फ्रांस का प्रभुत्व है वो कब आया? 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति से पूर्व लोग दो वर्गों में विभाजित थे। औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो लोग थे उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया था, अमीर और गरीब। कौन से दो वर्ग थे? अमीर और गरीब। तो 18वीं शताब्दी के पहले जो लोग थे औद्योगिक क्रांति के पूर्व वो कौन कौन से वर्गों में विभाजित थे? दो वर्गों में। और वो दो वर्ग कौन से थे? अमीर और गरीब दो वर्ग थे। अमीर ही फैशन वाले कपड़े, जो अमीर लोग हैं फैशन वाले कपड़े खरीदने में समर्थ थे। अमीर लोग ही क्या थे? फैशन वाले कपड़ों को खरीदने में समर्थ थे। गरीब लोग फैशन वाले कपड़े नहीं खरीद सकते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक सम्राट लुई 14वें और उनके दरबारी के शाही परिधान की शैली ने पेरिस में यूरोप को फैशन की राजधानी बना दिया। और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? जो सम्राट लुई 14वें हैं उनके जो दरबारी हैं उनको शाही परिधान की शैली ने क्या किया? पेरिस में यूरोप को फ्रांस की राजधानी बना दिया। और साथ ही शाही न्यायालय से समर्थन मिलने और वहाँ रेशम उद्योग के विकसित होने के कारण फ्रांस जो है वो फैशन का केंद्र बन गया। तो इस प्रकार जो है फैशन का केंद्र कैसे बना? फ्रांस इस प्रकार बना। 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और जो शाही न्यायालय के समर्थन मिलने के बाद क्या हुआ? मिलने के बाद जब वहाँ पर रेशम उद्योग का विकास हुआ तब जो फ्रांस है वो क्या बन गया? फैशन का केंद्र बन गया। परिधान निर्माण की कला को कुटूर कहा जाता है और फ्रांस में जो परिधान निर्माण की कला है उसको क्या कहा जाता है? कुटूर कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फ्रांस में जो परिधान निर्माण की कला है उसको क्या कहा गया है? कुटूर कहा गया है। परिधान को डिज़ाइन करने वाले जो पुरुष होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कुटूरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुटूरियर कहा जाता है। और महिला को कुटूरियरे कहा जाता है। परिधान निर्माण की जो कला है उसको फ्रांस में क्या कहते हैं? कुटूर कहते हैं। और साथ ही उस परिधान को निर्माण करने वाला अगर पुरुष है तो उसको कुटूरियर कहेंगे और अगर महिला किसी वस्त्र को परिधान को बनाने का कार्य कर रही है तो उसको कुटूरियरे कहते हैं। ये तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। काटने वाले यंत्र मशीनी करघों का आविष्कार हुआ। विकास के कारण कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण होने लगा। इसके कारण अमेरिका में वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास हुआ एवं व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई तथा उद्योग ने मध्य वर्ग को जन्म दिया। ये सब कहाँ की बात हो रही है? ये फ्रांस की बात हो रही है। सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। और जब उसके बाद क्या हुआ? जब मध्य वर्ग का जन्म हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ? सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ और उसने जो है हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। सिलाई मशीन के आविष्कार के पहले जो लोग हैं वो हाथों से जो वस्त्र है उनको बनाने का कार्य करते थे, लेकिन जब सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया तो लोगों ने हाथों से जो है सिलाई मशीन कार्य जो वस्त्र बनाने का कार्य है उसको करना बंद कर दिया और मशीन से करना स्टार्ट कर दिया। 1859 ईस्वी में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए पाँव चक्की ट्रेड विकसित किया। तो पाँव चक्की जो ट्रेड है मशीन का किसने विकसित किया है? इसाक सिंगर ने विकसित किया। कब विकसित किया? 1859 ईस्वी में विकसित किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पैरों से चलाने वाली जो मशीन है उसके ट्रेड का विकास किसने किया है? तो इसाक सिंगर ने किया है। कब किया है? 1859 ईस्वी में किया है। 1839 ईस्वी में लेवी स्ट्रास ने टेंट और माल डिब्बों के ऊपर कवर के लिए बने कपड़ों के उपयोग से पैंट बनाए जिनमें औजार रखने के लिए जेब भी लगाई। यह लोकप्रिय हुई और यह डेनिम के नाम से जानी गई। तो जो लेवी स्ट्रॉस हैं उन्होंने क्या किया? टेंट और माल डिब्बों
के कवर के लिए कपड़ों के उपयोग से पैंट बनाए और जिनमें औजार रखने के लिए जेबें भी लगाईं, जो काफ़ी लोकप्रिय और जो क्या किसके नाम से जानी गई, डेनिम्स के नाम से जानी गई। तो डेनिम्स के नाम से जो जानी गई कपड़े या जेबें हैं वो किसने बनाई थी, तो लेवी स्ट्रॉस ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1849 ईस्वी में बनाई थी। महिलाओं ने 1950 के दशक तक जीन्स पहननी प्रारंभ नहीं की थी। जो महिलाएं हैं उन्होंने 1950 के दशक तक जीन्स पहननी प्रारंभ नहीं करी थी। महिलाओं द्वारा 1880 के दशक से स्कर्ट व ब्लाउज का प्रचलन शुरू हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि महिलाओं ने कब जीन्स पहननी प्रारंभ नहीं की थी, 1950 के दशक में नहीं की थी। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महिलाओं ने कब स्कर्ट व ब्लाउज पहनना शुरू किया या इसका प्रचलन कब आया। तो 1880 के दशक में महिलाओं ने स्कर्ट व ब्लाउज का प्रचलन शुरू हुआ और महिलाओं ने इसको पहनना शुरू कर दिया। तैयार कपड़ों के निर्माण के लिए एक और कदम था और महिलाओं के द्वारा इसको पहनने का उद्देश्य ये था कि तैयार कपड़े के निर्माण को पहनने के लिए उनका ये पहला कदम था। 19वीं शताब्दी में मेले और बाजारों के माध्यम से जनसाधारण को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार फैशन उपलब्ध कराए गए। तो 19वीं शताब्दी में आखिर में आकर के क्या हुआ, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो साधारण वर्ग के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनको फैशन जो है उपलब्ध कराया जाने लगा। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में 18वीं शताब्दी में केवल दो वर्ग थे, अमीर और गरीब थे, जबकि अमीरों को फैशन वाले कपड़े खरीदने का अधिकार था और गरीबों को नहीं था। लेकिन 18वीं शताब्दी में इतने सारे परिवर्तन हुए और 19वीं शताब्दी में आते आते जनसाधारण को मेले और बाजारों से उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो फैशन है उसको खरीदने का जो अवसर है वो मिल गया और साथ ही उनको जो फैशन के वस्त्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनको उपलब्ध करवाए जाने लगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। जो फैशन का केंद्र है फ्रांस, इस वाले टॉपिक को पूरा कवर कर लिया। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग कल अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, यहाँ तक हम लोगों ने अपना जो टॉपिक है पूरा कवर कर लिया। इसके आगे अभी बहुत सारी चीज़ें, फैशन चक्र है, फैशन साइकिल है, जो हम लोग बहुत ही अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प होने वाली है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।